Assalamu alaikum. Today we start our next topic, that is हेलिक्स. हेलिक्स बेसिकली क्या होता है कि एक स्प्रिंग होता है जो कि किसी जो है अपर सपोर्ट के साथ हमने हैंग किया होता है, फिक्स किया होता है, और वो नीचे की तरफ जो है वो हैंगिंग पोजीशन में जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है. तो हेलिक्स में जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, तो बेसिकली हेलिक्स का जो स्प्रिंग है वो कर्व की शक्ल में ही होता है. A curve traced on the surface of a cylinder and cutting the generator at constant angle alpha is called a helix. हमारे पास एक कर्व है जो कि सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर बनी हुई है और वो कट करती है जनरेटर्स को. मींस दैट कि ये जो हमारे पास टेंजेंट्स हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, जब वो उनको कट करती है तो उसके साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा बनाती है. इज कॉल्ड अ हेलिक्स. उसको हम क्या बोलते हैं कि हेलिक्स है ये. इफ़ द सिलेंडर इज़ अ राइट सिलेंडर, कि हमारे पास वो जो सिलेंडर क्या राइट सिलेंडर है, उसके एंगल देखें बन रहा है 90 डिग्री का. एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है. देन द कर्व ड्रॉन ऑन द सिलेंडर विच इज मेकिंग कांस्टेंट एंगल विद जनरेटर इज कॉल्ड अ सर्कुलर हेलिक्स. तो फिर वो जो कांस्टेंट एंगल जनरेटर के साथ बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है सर्कुलर हेलिक्स. अब हम प्रॉपर्टी के ज़रिए इसको प्रूव करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ हेलिक्स इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम. Prove that the necessary and sufficient condition for a curve to be a helix is that the ratio of its curvature and torsion is constant. कहता है कि जो इसकी necessary और sufficient condition है हेलिक्स के लिए, for a curve to be a helix, के कर्व को हम हेलिक्स तब बोलेंगे जब उनकी जो रेशो है किसकी, कर्वेचर की और टॉर्शन की. कर्वेचर की और टॉर्शन की जो रेशो है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है. तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो कर्व एक हेलिक्स कर्व है. तो उसके लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं. लेट द कर्व इज़ हेलिक्स. हम कहते हैं, सपोज हम खुद से लेट कर रहे हैं कि हमारी जो कर्व है वो हेलिक्स है. जब वो हेलिक्स है तो फिर इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है. देन वी हैव टू प्रूव दैट के अवर टॉ इज इक्वल टू कांस्टेंट. कर्वेचर और टॉर्शन जो है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट. एज अ कर्व इज हेलिक्स, सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व विल बी मेक अल्फा कांस्टेंट एंगल विद अ फिक्स डायरेक्शन जनरेटर ऑफ द सिलेंडर. कहता है कि जब कर्व हेलिक्स है तो फिर जो टेंजेंट है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, टू दिस कर्व, उस कर्व के ऊपर वो क्या होगा, अल्फा जो कि कांस्टेंट एंगल है वो बना रहा होगा किसके साथ, फिक्स डायरेक्शन के साथ. अब हम लेट करते हैं, लेट ए बी द यूनिट कांस्टेंट वेक्टर. हमारे पास इधर ए जो है वो यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है. इस जगह पे हम जो है वो कहेंगे कि हमारे पास ए जो है यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास टॉ के इक्वल है. along the generator and t is a unit tangent at p to the curve. तो जब हम t और a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टेंजेंट का और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास टी ए कॉज अल्फा आ जाएगा. तो टी ए जो है टी डॉट ए वन की इक्वल कॉज अल्फा आ गया. हमारे पास ये कॉज अल्फा की इक्वल आ गया. टी डॉट ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉज अल्फा. अल्फा जब कांस्टेंट है तो कॉज भी ज़ाहिर बात है कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए हमने अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए हमने कॉज अल्फा को क्या लिख दिया, कांस्टेंट. अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो टी क्या होगा, टी प्राइम डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए इधर यूनिट वेक्टर है इसलिए हम उसको जो है वो उस सेंस में नहीं ले रहे, और कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया. अब ये टी जो है वो आपने सेनेट फर्नेट फार्मूला में पढ़ा था, टी प्राइम के एन की इक्वल होती है, तो के एन डॉट ए की इक्वल आ गया. अब इधर दो कंडीशंस आती हैं. यहाँ तो हमारे पास के ज़ीरो होगा, इफ़ के इज इक्वल टू जीरो देन द कर्व इज स्ट्रेट लाइन. तो फिर हमारी कर्व जो है क्या होगी, स्ट्रेट लाइन. एंड द कंडीशन इज प्रूव, तो हमारी कंडीशन जो है प्रूव हो जाती है, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बना देती है हमारे पास. और अगर के नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर हम कहते हैं कि देन एन डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर इसका मतलब है कि एन डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो है. अगर एन डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो है तो इस इधर ये चीज़ होगी कि एन परपेंडिकुलर टू ए है, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो उनके दरमियान 90 डिग्री का बन रहा होगा. दस ए विल बी इन द प्लेन डिटरमाइंड बाई टी एंड बी. फिर ए जो है वो उसी प्लेन के अंदर मौजूद है जिसके अंदर टेंजेंट और हमारे पास रेक्टिफाइंग प्लेन बी जो है वो मौजूद है, बाई नॉर्मल जो हमारा है वो मौजूद है. हैंस ए इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा टी प्लस साइन अल्फ़ा बी. हम कहते हैं कि हमारा जो ए है वो किसकी इक्वल है, कॉज अल्फ़ा टी प्लस साइन अल्फ़ा बी. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो ए ज़ीरो की इक्वल चला जाएगा. कॉज अल्फ़ा जो है वो एज इट इज़, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, हम अपने वेक्टर्स को लेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसलिए हमने इनको छोड़ दिया. ये टी प्राइम आ गया प्लस साइन अल्फ़ा बी प्राइम आ गया. अब टी प्राइम के एन के इक्वल और बी प्राइम माइनस टॉ एन के इक्वल.
एन दोनों में से कॉमन निकाला तो के कॉज अल्फ़ा माइनस टी साइन अल्फ़ा एन प्राइम एन वेक्टर के इक्वल आ गया, नॉर्मल वेक्टर जो होता है हमारा। एज एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है क्योंकि नॉर्मल वेक्टर है, तो फिर इसका मतलब कि हमारी ये वैल्यू इक्वल टू जो है क्या है, ज़ीरो है। जब ये ज़ीरो होगा तो हम इसको के कॉज अल्फ़ा माइनस टी साइन अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं, तो हमारे पास हो गया के कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉ साइन अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास टॉ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड कर दिया गया, कॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हुआ, साइन ओवर कॉस टेन अल्फ़ा के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट के ओवर टॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है तो टेन, जाहिर बात है टेन की वैल्यू भी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि कर्वेचर और टॉर्शन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट के इक्वल आ गई। अब हमने सफिशेंट कंडीशन जो है उसकी तरफ जाना है। आगे हमने बात की थी नेसेसरी कंडीशन की, अब सफिशेंट कंडीशन की तरफ जब जाएंगे हम कहेंगे लेट के ओवर टॉ कर्वेचर ओवर टॉर्शन इक्वल कांस्टेंट। उसमें हमने कहा था कि हमारी कर्व जो हमारी नेसेसरी कंडीशन जिसमें हमने कहा था कि हमारी जो कर्व है वो हेलिक्स है, और हमने प्रूव करना है कि जो रेशो है कर्वेचर की और टॉर्शन की वो जो है कांस्टेंट है। अब हम कहते हैं कि हमारी जो रेशो है कर्वेचर और टॉर्शन की वो कांस्टेंट है, देन वी हैव टू प्रूव दैट द कर्वेचर इज़ कर्व इज़ अ हेलिक्स, कि हमारी कर्व जो है वो हेलिक्स है। नेसेसरी कंडीशन प्रूव करने के बाद अब सफिशेंट कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने जो बात की अब उसके हम उल्ट जाने लगे हैं। फॉर दिस इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव दैट टी डॉट ए इज़ कॉन्स्टेंट। अब इसको प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना है कि टी डॉट ए क्या है, वो कॉन्स्टेंट है एज के ओवर टॉ इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि के ओवर टॉ कॉन्स्टेंट। लेट के ओवर टॉ इज इक्वल टू वन ओवर सी, हम कहते हैं के ओवर टॉ जो है वन ओवर सी के इक्वल है, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं। कंसिडर डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू के एन। अब डी टी ओवर डी एस जो है ये हमें पता है कि ये टी प्राइम के इक्वल होता है, टी प्राइम किसके इक्वल होता है, के एन के। अब के की जगह पे हमने वैल्यू लगाई टॉ ओवर सी एन, ठीक है जी। इस के की जगह पे इधर से के की वैल्यू निकाली, टॉ डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई किया, टॉ ओवर सी हो गया और वो एन के इक्वल आ गया। अब अगेन अब हम यहाँ फिर वो बाई नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अगेन कंसिडर डी बी ओवर डी एस इज इक्वल टू माइनस टॉ एन, ठीक है जी। अब और वन ओवर सी, क्योंकि हमारे पास जो है वो वन ओवर सी डी बी ओवर डी एस माइनस टॉ ओवर सी एन, क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ से सी से डिवाइड किया, तो इसलिए किया क्योंकि अभी हमने ये पीछे वैल्यू देखे निकाली कि हमारे पास जो के की वैल्यू किसके इक्वल है, टॉ ओवर सी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन थी। एडिंग टू एंड थ्री, टू और थ्री को जब ऐड किया तो डी टी ओवर डी एस प्लस वन ओवर सी डी बी ओवर डी एस इज इक्वल टू टॉ सी एन माइनस टॉ सी एन, ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो गए। इधर से हमने डी बाई डी एस कॉमन निकाला तो हमारे पास रह गया टी प्लस वन ओवर सी बी इज इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम ले लिया, सी टी प्लस बी इक्वल जीरो, सी डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, वो ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर। अब हम इस चीज़ को करते हैं इंटीग्रेट, डी बाई डी एस सी टी प्लस बी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारा डिफरेंशियल है वो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल साइन के साथ, तो हमारे पास क्या रह गया, सी टी प्लस बी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि जब हम इधर जो है वो इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। तो सी टी प्लस बी इज इक्वल टू ए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद टी। अब हम इन दोनों इस जो एक्सप्रेशन है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे टी के साथ, टी डॉट सी टी प्लस बी टी डॉट ए। अब इधर जब आएगा टी डॉट सी टी प्लस टी डॉट बी, अब टी टी स्क्वेयर हो गया और टी डॉट बी जो है वो आपके पास ज़ीरो हो गया, और टी डॉट ए आपके पास जो है वो ये चीज़ आ गई। अब देखें सी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, टी डॉट ए के। अब यहाँ से हम कहते हैं सी क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, जब वो कांस्टेंट है तो टी सी टी स्क्वेयर भी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई तो उसको भी क्या करता है, कांस्टेंट ही करता है। तो टी डॉट ए इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट, हैंस द कर्व इन हेलिक्स, कर्व हमारी क्या होगी, हेलिक्स होगी, कर्व इज हेलिक्स, ठीक है जी। ये चीज़ हमने अब प्रूव करनी थी तो वो भी हमारे पास प्रूव होगी। अब हम इधर दो रिमार्क्स देते हैं। इफ़ curvature over torsion equal to 0 then curve is a straight line, if curvature over tau is alpha then the curve is plane curve, तो फिर वो कौन सी कर्व होगी, प्लेन कर्व होगी। अल्फा बीइंग एंगल बिटवीन टी एंड ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्फा जो किसके दरमियान में एंगल होगा, यूनिट वेक्टर और टेंजेंट के दरमियान में। तो आज का हमारा काम इतना ही था, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।